चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने थर्मो के कुछ क्वेश्चन बनाए थे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस in which neither heat absorbed nor released is called। पहला है आपके पास आइसोबारिक, दूसरा है आइसोकोरिक, तीसरा है आपके पास आइसोथर्मल, चौथा आपके पास एडियाबैटिक, चौथा है एडियाबैटिक। द प्रोसेस इन विच नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। बताओ क्या बोलते हैं ऐसी प्रोसेस को जिसमें आपको ना तो हीट आपको एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है? इसको भी गलत बता रहे हो। बी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। मैंने बोला द प्रोसेस इन व्हिच नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही ना ही रिलीज हो रही है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डी। ये अगर देखो बेटा डी की थोड़ा आपको पता चला तो डी प्लस डी दो, ओके। फर्स्ट वन चल रहा है नेक्स्ट। आपको पता है कि ना तो हीट आपको एब्जॉर्ब हो रही नहीं, आपको सिर्फ रिलीज मतलब डी की वैल्यू आपके पास सेम है। और ऐसा किसमें मतलब ऐसा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। जो सिस्टम के अंदर हीट होगी वही रहती है, ना तो उसमें हीट आपका इंक्रीमेंट होता है ना डिक्रीमेंट होता है। उसी को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है the volume of a monoatomic gas, the volume of a monoatomic gas, the volume of monoatomic gas varies with temperature, varies with temperature as shown in the figure, as shown in figure। The ratio of Bergedorf, the ratio of Bergedorf, the ratio of Bergedorf by the gas to heat absorbed by it when undergoes a change from from state A to B। तो इस तरीके से आपको हीट मिलेगा जो आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का फिगर है। आप इसे एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे जा रहे हो, जैसे ऐसे आपको बताना है आपके पास क्या वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब का रेशियो। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 2/7, चौथा ऑप्शन है 1/3। ये ऑप्शन है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? एक मिनट, क्लास अभी स्टार्ट हो ही रही है।
अब बताओ तो वॉइस आ रही नहीं आ रही करके क्लियर? अभी भी इशू आ रहा है क्या? अब सही है, चलो फिर अब सही है तो चलो, क्लास अभी स्टार्ट हो ही रही है। एक ही क्वेश्चन, क्या दूसरा क्वेश्चन है, बोलो क्या आएगा? द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस बोला वेरीज विद बोला टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर बोला। द रेशियो ऑफ आपके पास बोला वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट बोला व्हेन आपके पास अंडरगोस और चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी। ठीक है, क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो करते हैं फिर सॉल्व इसको। देखो पहली बात, आपको एक ग्राफ दे रखा तो ग्राफ से आपको एक इंफॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए। वीटी ग्राफ दे रखा ना आपको, कौन सा ग्राफ दे रखा जरा बोलो? वीटी ग्राफ दे रखा। वी प्रोपोर्शनल टू क्या है जरा बोलो? टी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना ये। वी प्रोपोर्शनल टू अगर टी है तो समझ में आता है पी भी इक्वल टू, अगर हम एन आर टी से अगर देखें वी प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा, मतलब पी क्या रहा होगा फिर? इसका मतलब कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। रहा होगा नहीं रहा होगा? क्यों? जब v प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा मतलब इसका मतलब बाकी सब कांस्टेंट रहा होगा, और यहाँ वेरिएबल कौन है? p है। p कैसा रहा होगा जरा बोलो? कांस्टेंट रहा होगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है आपके पास a टू b कब हो रही है जरा बोलो? आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर क्या जरा बोलो? कांस्टेंट। समझ में आई बात? अच्छा, अब आपसे किसका रेशियो पूछा उसने? वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, इन दोनों का रेशियो। किसका रेशियो पूछा? वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। वर्क डन वैसे होता क्या है? वर्क डन होता है पीडीवी। क्या होता है जरा बोलो? पीडीवी। और आपके पास यहां दूसरा समझ में आना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब अब कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है डीक्यू इक्वल क्या होता है? एन सीपी डेल्टा टी। क्या होता है जरा बोलो? एन सीपी डेल्टा टी। हीट एब्जॉर्ब तो यही होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एन सीपी डेल्टा टी। अच्छा, देखो हम पीडीवी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये जो इक्वेशन दिख रही है, अगर मैं इसको एट कांस्टेंट प्रेशर पर अगर अप्लाई करूं, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो क्या हो रहा है जरा बोलो? चेंज, लेकिन प्रेशर कैसा? कांस्टेंट। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? पीडीवी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं जरा बोलो? इसको लिख सकता हूं एन, क्या चेंज आएगा जरा बोलो? डीटी आएगा वेरिएबल। तो जब आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे, देखो ये पीडीवी की वैल्यू है, जैसे इसको यहां रखोगे कितना आ जाएगा? एन आर कितना आ जाएगा जरा बोलो? डीटी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? एन सीपी कितना आ जाएगा जरा बोलो? ये आ जाएगा डीटी। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करिए और आपके पास कैलकुलेट करिए, आपके पास इससे आपके पास ये कैलकुलेट हो, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास r बाई आपके पास कितना? cp। अब मोनो एटॉमिक गैस का आपको cp पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। cv होता है आपके पास 3/2r होता है, और cp होता है आपके पास कितना? इसमें cv r और ऐड कर दो, ये आ जाए 5/2r। ठीक है, अब जैसे आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे ना, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। r ऐसे रहेगा, क्या आ जाएगा? 5/2 इंटू आर, तो r से r कैंसिल आउट, 2 ऊपर चले जाएगा। 2 कहां चले जाएगा जरा बोलो? ऊपर। तो यहां से आप जैसे ही रेशियो निकालोगे तो dw बाई डी क्यू जब आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 2 ऊपर चले जाएगा, और 5 कहां रहेगा जरा बोलो? नीचे। तो 2/5 क्या आ जाएगा जरा बोलो? ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जरा समझना, सुना, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपसे बोला था वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन होता है पीडीवी। ठीक है, दूसरा आपके पास हीट एब्जॉर्ब क्या होता है जरा बोलो? एनसीपी डीटी। ठीक है, अब हम पीडीवी का हमको पता ही नहीं है, आपके पास यहाँ वीटी ग्राफ दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर पता ही नहीं है, प्रेशर तो पता ही नहीं कहां से कहां है करके। तो हमने क्या कर लिया, इसी इक्वेशन को उठा करके हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया एनआरडीटी से, और पीडीवी की वैल्यू होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। किसके लिए? किसके रिस्पेक्ट में जरा? वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वही चेंज हो रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो पीडीवी की वैल्यू आई, एनआरडीटी यहां रख दी, और डीक्यू जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, आपको पता है एनसीपीडीटी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, आपको ये पहले हमने डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं। इसकी वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, और जैसे सब्स्टिट्यूट करी, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, r बाय cp आ गया। और cp की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए, अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए cp और cv की वैल्यू क्या होती है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने ये देखा है, क्या देखा है कि cv की वैल्यू 3/2r होती है, और cp की वैल्यू होती है 5/2r। cp की वैल्यू cp की जगह रख दी, और आपके पास आंसर आ गया 2/5। दिस इज द रेशियो। ठीक है, देखो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, मतलब डिफरेंट एग्जामों में आया हुआ, लेकिन आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो। नेक्स्ट,
thermodynamic process taken into the cyclic process A B C D A, ठीक है, as shown in figure, find the work done in the process B to C, ठीक है। आपको ये फिगर दे रखा है, इधर वॉल्यूम है, इधर आपके पास प्रेशर है, और ये आपके पास ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर पी है, वॉल्यूम 2V है, ये प्रेशर 2P है और वॉल्यूम भी 2V है, और ये जो आपके पास है प्रेशर आपके पास 2P है और वॉल्यूम आपके पास क्या है जरा बोलो V, वॉल्यूम V है और प्रेशर कितना है 2P है, कोऑर्डिनेट का नाम है D। इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस आ रही है। तो आपको बताना है वर्क डन बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है P इंटू वी, दूसरा है आपके पास 2PV, तीसरा ऑप्शन आपके पास 1/2 P इंटू वी, और चौथा ऑप्शन आपके पास 0। बताओ तो फिर जरा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला टेकन इनटू द साइकिल, आपका बोला ABCD एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस B to C। बोलो भाई क्या रहा वर्क डन? देखो हमारे दिमाग में कभी कभी क्या होता है ना, हमारे दिमाग में थॉट बना रहता है कि साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो वर्क डन होता है वो आपके पास क्या होता है जरा बोलो, एरिया ऑफ साइकिल। हमारे दिमाग में थॉट है, अच्छी बात है, हमें पता है कि किसी पीवी डायग्राम का जब हम एरिया वर्क डन निकालते हैं और वो साइक्लिक प्रोसेस अगर हो रही है तो जो इसका एरिया होता है वही वर्क डन होता है, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन जब आपसे बोला जाए ना, किसके बारे में बोला जाए, उसने बोला कि B to C बोला, पूरी प्रोसेस का वर्क डन नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे कहां से कहां पूछ रहा, जरा बोलो B to C बोल रहा। और आपको पता है B to C जब हम जा रहे हैं, जो वॉल्यूम क्या है जरा बताओ तो, वॉल्यूम क्या है जरा बोलो, कांस्टेंट है नहीं है? जब आप मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम कितना है जरा बोलो 2V, चाहे आप यहां पर देखो या यहां पर देखो, वॉल्यूम पूरे उसमें क्या रहना, जरा ये देखो B पॉइंट भी 2V पर है और C पॉइंट भी 2V पर है, वॉल्यूम क्या है जरा बोलो, कांस्टेंट। तो जब आप B to C जा रहे हो ना, जब आप C जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या है जरा बोलो, कांस्टेंट। ये ध्यान में रखना, पूरी प्रोसेस का नहीं बोला, पूरी प्रोसेस का बोला होता तो इसका मैं एरिया निकाल देता, और जो एरिया होता वही मेरा वर्क डन होता। आपने इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम हमने देखा था। लेकिन अब अगर यहाँ वॉल्यूम अगर आपको कांस्टेंट है तो ये समझ में आता है डीवी की वैल्यू कितनी आएगी जरा बोलो, 0। तो वर्क डन है जब आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, वर्क डन का हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क डन होता है DW इक्वल टू PdV। तो जब भाई ये वॉल्यूम में आपके पास चेंज अगर 0 है तो वर्क डन आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कितना होता है जरा बोलो, 0। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन होने के लिए वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। मैं ये क्वेश्चन इसलिए इंट्रोड्यूस किया हूं क्योंकि जल्दबाजी में हमारे पास क्या होता है, हम इसका एरिया निकाल के बैठ जाते हैं, जो V और P, V इंटू पी करके हम इसमें टिक मार के आगे चले जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है करके। नेक्स्ट, a thermodynamic a thermodynamic system a thermodynamic system undergoes cyclic process, ABCD है,
A B C D A as shown in the figure, as shown in figure. फिर क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय द सिस्टम, द वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द सिस्टम इन साइकिल, पहला ऑप्शन है P नॉट इंटू वी नॉट, दूसरा ऑप्शन आपके पास 2P नॉट वी नॉट, तीसरा ऑप्शन है P नॉट वी नॉट बाई 2, चौथा ऑप्शन है 0। साइकिल आपको बता देता है साइकिल क्या है करके, आपको क्या दे रही है साइकिल, ये इधर प्रेशर दे रखा है और इधर वॉल्यूम दे रखा है, और इसमें इधर इधर आपके पास P नॉट, इधर है 2P नॉट और इधर आपके पास 3P नॉट, और इधर वॉल्यूम है V नॉट, इधर है 2V नॉट। एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो सबसे पहले A टू D हो रही है, A से D, अच्छा ये कुछ इस तरीके से, A से पहले आपके पास C जा रही है, फिर उसके बाद C से आपके पास B आई है, फिर B से ऐसा करके D गई है, ये है इस तरीके से बना हुआ है कुछ। यहाँ A होना चाहिए, वैसे वैसे एक्चुअल में जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपके पास कैसा होना चाहिए, A टू अगर आपके पास C जा रही है प्रोसेस तो पहले ये होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था A C, फिर होना चाहिए था B, फिर उसके बाद D A, ऐसा होना चाहिए था कुछ, ठीक है, क्योंकि A से C गई है, फिर C से आपका B, फिर उसके बाद D, फिर A, ऐसे। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता है। अब मुझे बात बताओ वर्क डन कितना आएगा फिर, ये V नॉट है, ये 2V नॉट है, ये P नॉट है, P नॉट है, आपके पास 3P नॉट है। अब जरा देखो वर्क डन बाय द सिस्टम इन साइकिल बोला, इस पूरी साइकिल में कितना वर्क डन आएगा, ये पूछ रहा है। बोलो। अब जरा देखो, अगर ये प्रोसेस अगर ऐसे जा रही है तो समझ में आता है, पहले ऐसे ऐसे करके जा रही है तो ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो दो क्लोज साइकिल है, एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है, और ये समझ में आ रहा है कि जब ये साइकिल क्लॉकवाइज होती है तो क्लॉकवाइज साइकिल का जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, जरा बोलो पॉजिटिव लिखा जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन कैसा लिखा जाता है, जरा बोलो नेगेटिव, क्योंकि मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा इस पूरी साइकिल का, तो वर्क डन आपके पास जो होगा वो क्या होगा, जरा बोलो। इस वाली इसको मैं पहला साइकिल बोल दे रहा हूँ, इसको दूसरी साइकिल बोल दे रहा हूँ, तो वर्क डन +1 +2 दो होंगे। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि जो क्लॉकवाइज वाली साइकिल है इसका वर्क डन पॉजिटिव लिखा जाएगा, इसका वर्क डन कैसा लिखा जाएगा, जरा बोलो इसका कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव। ये ध्यान में रखना, वर्क डन क्लॉकवाइज साइकिल अगर है क्लॉकवाइज का पॉजिटिव लिखा जाता है, वर्क डन अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का जो है वो आपका कैसा लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है। अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव लिखा जाएगा या इंडिकेट किया जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव से इंडिकेट किया जाएगा। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन W1 + W2 होगा। तो जब हम इस साइकिल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2 इस साइकिल का एरिया, इस साइकिल का एरिया निकालो, इस साइकिल का एरिया ये कितना हुआ, V नॉट हुआ, और ये कितना हुआ जरा बोलो, P नॉट हुआ, तो 1/2 P नॉट इंटू V नॉट। फिर इसका कैसे लिखूंगा, जरा बोलो माइनस लिखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। जरा देखो अब बेस इसका फिर से कितना वही है, ये समझ में आ रहा, बेस तो यही है ना, और इसकी हाइट भी क्या है, जरा बोलो यही तो है, हाइट कितनी है जरा बोलो, ये हाइट है, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 3P नॉट है, यहाँ से यहाँ तक 2P नॉट है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये P नॉट, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जरा बोलो V नॉट ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, V नॉट इंटू क्या कर देंगे, P नॉट कर देंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, जरा बोलो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। दिस इज द आंसर, ठीक है, तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। ये समझ में आया नहीं आया, जरा बताओ तो। साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल में भी वर्क डन 0 हो सकता है, अगर एक साइकिल अगर क्लॉकवाइज होती है, अगर एक साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दोनों अगर वर्क डन का सेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। ये समझ में आया नहीं है, मैंने कहा ना जो वर्क डन होता है अगर साइकिल अगर क्लॉकवाइज होती है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, अगर साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो साइकिल को वर्क डन आपके पास कैसे लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है। तो इसका लेकिन वर्क डन होता क्या है,
पीवी डायग्राम में इस साइकिल का जो एरिया होता है ना वही वर्क डन होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साइकिल का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है। तो इसका एरिया लिख दिया मैंने, वर्क डन मतलब इसका एरिया, ये वर्क डन मतलब इसका एरिया। लेकिन इसका ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका कैसे लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा। तो ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। ये और कुछ नहीं। अब आया समझ में? ठीक है, चलें आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द adiabatic process, the pressure of a gas the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature। ठीक है, the ratio of Cp by Cv for the gas is, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5/3, तीसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा 3/2, हाँ, और चौथा ऑप्शन है 4/3। बोलो क्या आएगा? ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस बोला, प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर बोला। द रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, Cp बाय Cv को हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, पता है ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, सिंपल सी बात है गामा की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रेशर है और आपके पास ये जो टेम्परेचर है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन होता है करके। तो हमने एडियाबेटिक इक्वेशन देख रही है, पी वी की पावर जो गामा होता है ना, वो क्या होता है, जरा बोलो, कांस्टेंट होता है। ये देखा है नहीं देखा हमने, पी वी की पावर गामा इक्वल क्या होता है, जरा बोलो, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइसन इक्वेशन। तो अब यहां से हमको ये समझ में आता है कि मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में अगर रिलेशन लाना तो वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा। पी वी की पावर गामा इक्वल क्या होता है, जरा बोलो, कांस्टेंट। मुझे क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन लाना है तो मुझे वॉल्यूम को करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको अगर इक्वेशन याद नहीं है तो आपको तो अदरवाइज इक्वेशन पूरी डायरेक्टली याद होनी चाहिए। तो v की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, जरा बोलो, p। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो p आपके पास जो आएगा, v की वैल्यू यहां रखो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये देखो एन आर तो सब कांस्टेंट ही हुआ, एन आर टी p की पावर आपके पास कितना आ जाएगा, गामा इक्वल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब एनआरबी की पावर गामा कर दूंगा तब भी कांस्टेंट रहेगा, ये टी की पावर गामा और ये पी की पावर आपके पास गामा, ऊपर आएगा तो कितना आएगा, पी की पावर 1 माइनस गामा, या जाएगा टी की पावर गामा इक्वल क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन उसने मेरे से बोला क्या, क्वेश्चन में जो मेरे से बोला है कि जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जरा बोलो, क्यूब ऑफ टेम्परेचर। ये मुझे गिवन है कंडीशन, तो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना कि हमसे बोला ना, द प्रेशर ऑफ आपके पास बोला गैस इज फाउंड टू बी क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर बोला। तो यहां से हम एक काम करते हैं, प्रेशर की वैल्यू अगर मैं निकालू यहां से, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, कितना आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी के साथ। अगर मैं टी की पावर गामा अगर लिखूं, इसे उधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, टी की पावर पी की पावर कितना आ जाएगा, पी की पावर आ जाएगा गामा -1। उस तरफ ले जाओ, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर आ जाएगा, तो माइनस पावर प्लस हो जाएगी। मैं कह रहा हूं इस प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिख रहा हूं, इसको पहले नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले आओ। तो P की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, यहां से P की वैल्यू निकालिए, P की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, T की पावर कितना, गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या, P। या P की वैल्यू निकाली, P की वैल्यू निकालोगे तो ये जो पावर है कहां चली जाएगी, इसके ओवर में चली जाएगी, पता है ना। अगर स्क्वायर होता तो इधर रूट चले जाता, तो सेम तरीके से ये पावर 1/, उसमें आ जाएगी। ये रिलेशन आया हमारे पास जो कि काम का है, जो कि क्या है, जरा बोलो, काम का। अब कैसे काम का है जरा सुनना। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम देख पा रहे हैं, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के ऐसे प्रोपोर्शनल है,
ये एडियाबेटिक प्रोसेस की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर जो है टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल है, गामा डिवाइडेड गामा माइनस 1। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, पी प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या बोला था, जरा बोलो टी क्यू। तो क्यों ना हम इन दोनों के कंपेयर कर दें, और जैसे ही कंपेयर करेंगे गामा गामा माइनस 1 इक्वल करेंगे तो 3 आएगा, तो गामा इक्वल कितना आ जाएगा 3 गामा माइनस 3। तो इधर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 3 इक्वल कितना 2 गामा। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो 3/2। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए थी, या फिर आपको ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस की। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो यहां से आप डायरेक्टली कंपेयर करके आप बता सकते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है तो पहली बात तो ये, तो और जब बोला है एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर की भी रिलेशन लाओ, और जब हम उसमें रिलेशन लाए तो हमने देख लिया आपके पास। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया बताओ। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, ऑप्शन आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थर्मोडायनेमिक system is taken through the cycle ABCD as shown in figure। ठीक है, फिर क्या कह रहा, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस इज। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको 2 PV, दूसरा ऑप्शन है 4 PV, तीसरा ऑप्शन है 1/2 P इंटू V, चौथा ऑप्शन है P इंटू V। ऑप्शन आपको जो फिगर है वो भी बता देते हैं। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये ऐसे एक प्रोसेस हो रही है जिसमें ये वॉल्यूम V है और ये वॉल्यूम 3V है, और ये प्रेशर P है और ये प्रेशर 2P है। ये आपके पास पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ऐसे जा रही है साइकिल। चलिए, तो बताइए फिर प्रेशर और वॉल्यूम आपसे बोल रहा है क्या, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल बोला, एबीसीडी एज शोन इन द फिगर बोला, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में एबीसीडी में, ठीक है, बताओ तो फिर इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड बाय द गैस बोला। देखो आपको बस समझ में आना चाहिए, इस साइक्लिक प्रोसेस, जब भी साइक्लिक प्रोसेस होती है तो एक बात समझ में आती है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम देखें तो इंटर्न, अगर मैं बात करूं, अगर यहां से स्टार्ट करूंगा दोबारा कहां पर आ जाऊंगा, यहीं पर आ जाऊंगा, आऊंगा नहीं आऊंगा। तो जब इधर ही आऊंगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जब सेम ही हो जाएंगी तो ये समझ में आता है कि इंटरनल एनर्जी, अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर देखूंगा तो कितना आएगा, जरा बोलो 0। ये किसी कहानी है, साइक्लिक प्रोसेस की कहानी है, साइक्लिक प्रोसेस की कहानी है। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको पास समझ में आता है 0 है, तो ये समझ में आता है डी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, जरा बोलो डी यू, डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा बोलो डी डब्ल्यू। क्यों, कौन से लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल क्या होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू तो 0 हो गया तो डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो जो हीट एब्जॉर्ब या हीट जो आपका रिलीज है, ये एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों हो सकता है। तो हीट एब्जॉर्ब या हीट जो रिलीज है वो आपके पास क्या है, जरा बोलो किसके इक्वल है, वर्क डन।
और ये समझ में आता है कि जब आप इसका वर्क डन निकालोगे ना, एंटी आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में आपको जब वर्क डन निकालोगे और उसको कैसे लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, अभी मैंने बताया था। और वो जब नेगेटिव लिखा जाएगा तो इसीलिए इसने बोला है हीट रिजेक्टेड बोला है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके? तो वर्क डन इस पूरे साइकिल का आपका एरिया निकाल दो, एरिया कितना होता है जरा बोलो। जो वर्क डन आ रहा वो डी, जो मतलब हीट रिजेक्टेड आ रहा वर्क डन के इक्वल आ रहा, और वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम में क्या होता है जरा बोलो, एरिया। तो जब एरिया आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा एरिया जरा बोलो, यह आ जाएगा यहां से यहां तक कितना हो गया 2v हो गया, और यहां से यहां तक कितना हो गया p हो गया। तो यहां से आपके पास dq की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी जरा बोलो 2pv। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में तो उसको कैसा लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए। अब उसने ऑलरेडी यहाँ सारे के सारे मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ऑलरेडी उसने यहाँ बोल लगा आपके पास क्या रिजेक्टेड है करके, तो आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको किस ऑप्शन में चले जाना चाहिए, ए ऑप्शन में चले जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसे आ रहा है इसका, ये अच्छा ये यहाँ ये v है, यहां से यहां तक आपके पास 3v है, तो ये 2v हुआ ना, 2v, और ये यहां से p है और यहां से यहां तक 2p है, तो यहां से यहां तक आपका क्या हुआ, p हुआ। चलो फिर तो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन बता रहा है हीट रिजेक्टेड के बारे में, और उसी के बारे में उसने लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन आइडियल गैस, an ideal gas at 27 degree Celsius compressed adiabatically to of its original volume. The raise in temperature is गामा की वैल्यू दे रही है 5/3, गामा की वैल्यू दे रही है 5/3। रेज इन टेम्परेचर बोल रहा है, आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम कंप्रेस करते हैं गैस को हीट प्रोड्यूस होती है करके, तो 475 है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 402 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 275 आपके पास डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है आपके पास 175 डिग्री सेल्सियस। ये द रेज इन टेम्परेचर बोला। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही पहली बात, और वॉल्यूम में आपका छेड़छाड़ की जा रही है, और दूसरा आपका क्या पूछा जा रहा है जरा बोलो, टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन है जरा बोलो, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। हमने पी वी की पावर गामा इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट हमने इक्वेशन लिखी है, और इस बार मुझे पी को हटाना पड़ेगा, तो पी को कहां से हटा सकते हैं, पी को हटा सकते हैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, और जब मैं इसको यहां रखूंगा तो समझ में आता है कि आपके पास टी तो ऐसे रहेगा, वी की पावर ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, जो थी दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो इसी को जब हम आपको पी की जगह जब हम आपको एन आर टी डिवाइडेड बाई वी रखेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये इक्वेशन यहां पर यूज होगा, और जब भी हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा जरा बोलो, पहले हम किसी टेम्परेचर पे थे, इनिशियल में टेम्परेचर आपको दे देगा T1 आपको दे देगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस समय कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा, उसमें वॉल्यूम V1 बोल दिया, बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया जरा बोलो, बाद में आपका टेम्परेचर क्या हो गया ये आपको बताना है, लेकिन वॉल्यूम आपको दे देगा कितना 8/27 ऑफ V1 हो चुका है, ये बोला आपको, ये दे रखा है। तो एक काम करिए ना, इक्वेशन यूज कर लीजिए, आपके पास कांस्टेंट रहता है, मतलब एक प्रोसेस से तो दूसरी स्टेप में जाओगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाओगे, तो ये जो प्रोडक्ट रहेगा सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि T1 कांस्टेंट, कहने का मतलब T1 और V1 गामा माइनस 1 जब पहली स्टेट में होगा इतना ही क्या रहेगा जरा बोलो, ये प्रोडक्ट कितना रहेगा, बाद में भी इतना ही रहेगा, T2 आपके पास V2 की पावर आपके पास गामा माइनस 1। ठीक, मुझे कैलकुलेट क्या करना, हमको कैलकुलेट करना आपके पास टेम्परेचर,
तो टेम्परेचर T2 की वैल्यू यहां से निकालो, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 V1 बाई V2 की पावर आपके पास गामा -1। तो T2 की वैल्यू यहां से आपके पास T1 की वैल्यू क्या है, T1 ये है जरा बोलो आपके पास कितना 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लिखना, तो केल्विन में कितना आ जाएगा ये 300, ये आ जाएगा V1 आपका, V2 कितना है 8 बाई 27, 27 कहां से ले जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा V1। ठीक, तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, गामा की वैल्यू 5/3 -1। ठीक, वैल्यू पे रखते चले जाइए। तो यहां से जब T2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 300 इंटू कितना आ जाएगा 27 बाई आपके पास 8 की पावर कितना आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा आपके पास कितना 2/3। चलिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से कितना आया T2 इक्वल आया 300, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 की पावर क्यूब लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे करके, ये 2/3 आ ही रहा है, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा 300, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना 9 बाई कितना आएगा 4 आएगा, ये इससे इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 बार जाएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 5 बार चले जाएगा, क्यों, तो कितने आ जाएंगे 75 इंटू आपके पास 9, 9 पंजे 45, कितना आया फिर उसके बाद 4 63 और आपके पास 4 67, ये आएगा केल्विन में, किसमें आएगा ये केल्विन में। आपको इसको घटाना पड़ेगा कितना, आपको सब सारे डिग्री सेल्सियस में दे रही है ना, तो घटाना कितना पड़ेगा जरा बोलो 273। ठीक है, तो जब 273 आपके पास घटाओगे तो कितना आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर कितना आएगा 4, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 402 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल 402 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से अच्छे आएंगे, उन्हीं को क्वेश्चन को करके होगा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो सभी करेंगे, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा बहुत आपको मैथ से जाएगी। नेक्स्ट तो एक क्वेश्चन है, which of the following relation does not give the equation of adiabatic process, the equation of adiabatic process where, इसमें लिखना। ठीक है, बाकी इन आपको बताइए आपको। ठीक है, एक पहला ऑप्शन है आपके पास p की पावर गामा, t की पावर आपके पास 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन है p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरी इक्वेशन है p v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। चौथा इक्वेशन है t v की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपके पास सही नहीं है, बोल आपसे। ठीक है, बताओ तो फिर। थोड़ी देर पहले अभी आपने सारी इक्वेशन देख ली हैं। वीडियो शो नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है, वीडियो शो नहीं होने वाली है। नहीं, आपके नेटवर्क में इश्यू है। आपके नेटवर्क में इश्यू है। देखो सुना, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपके पास एडियाबेटिक इक्वेशन आपके पास नहीं है, बोल रहा है। छांटो तो इसमें से कौन कौन सी है करके। देखो, पहली इक्वेशन पी वी की बार गामा इक्वल टू कांस्टेंट तो है ही। दूसरा अभी हमने ये भी देखा टी वी की बार गामा -1 है, आपके पास ये भी कोई इक्वेशन होती है। अब ये दो इक्वेशनों में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, और अभी हमने ये भी देखा था, ये भी आपके पास होती है करके, ये भी इक्वेशन है। क्यों, अभी हमने देखा था ना आपके पास पी वी की पावर गामा इक्वल टू, जब हम कांस्टेंट लिखते हैं और जब हम इस इक्वेशन से किसको हटाने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम को हटाने की कोशिश करते हैं, तो पी यहाँ पर रखते हैं NRT, आपके पास क्या रखते हैं जरा बोलो, पी, इसकी क्या करते हैं कांस्टेंट।
तो यहाँ पर ये पी ऑलरेडी है, पी की पावर ये गामा वन ये आ जाएगा माइनस गामा आ जाएगा पर इंटू टी की पावर गामा, तो ये भी इक्वेशन हो ही जाएगी। ये इक्वेशन नहीं है आपके पास, टी की पावर गामा आता है, ठीक है। नेक्स्ट, a sample of gas expand a sample of a sample of gas expand from volume V1 to volume V2, ठीक है। the amount of work done by the gas is greatest when the expansion is पहला ऑप्शन है एडियाबेटिक, दूसरा ऑप्शन है आइसोबारिक, तीसरा ऑप्शन है आइसोथर्मल और चौथा ऑप्शन है इक्वल इन ऑल प्रोसेस। बोलो। A sample of gas expand बोला from volume V1 to volume V2 बोला, the amount of work done by the gas is greatest when the आपके भाई बोला एक्सपेंशन इज, कैसा होना चाहिए एक्सपेंशन बोला। जिसने नोट से सही से पढ़े होंगे उसको ये सारी बातें नोट्स में दिखी होंगी, ठीक है। हमने नोट्स में ऐसा कुछ नहीं है जो स्किप कर रखा, सभी डिस्कस कर रखा। ठीक है, अब देखो फिर हमने देखा है कि अगर ये P है और ये V है, हमने अगर गैस को अगर वॉल्यूम V1 से अगर V2 ले जाएंगे, कहां से वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2, ठीक है। मैंने आपके पास ये प्रोसेस आपके पास है और यहां से हम किसी आपके पास पॉइंट पर गए, आपके पास वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक जाना है हमको। कहां से आना है? वॉल्यूम V1 से V2। अब जब वॉल्यूम V1 से V2 जाता हूं तो जब अगर सपोज के लिए प्रोसेस का आइसोबारिक है तो आइसोबारिक प्रोसेस कैसे होती है आपके पास, ये ऐसे होती है भाई। वॉल्यूम से V1 से V2 जब जाते हैं तो कहां से कैसे होगी, ये ऐसे होगी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब ये आइसोथर्मल होता है तो आइसोथर्मल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक। जब ये एडियाबेटिक होता है तो ये क्या होता है, मोर स्टिपर होता है, और ज्यादा स्टिपर होने लग जाता है, नहीं होने लग जाता है। और हमको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर एक कोई प्रोसेस अगर सपोज के लिए अगर वॉल्यूम V1 से तो वॉल्यूम अगर V2 जा रही है और उसमें अगर ये आइसोबारिक है, ये समझ में आता है हमारे, और ये हमारा आइसो थर्मल है और ये एडियाबेटिक है, तो ये पीवी डायग्राम के अंदर एरिया अंडर का जो कर्व होता है, वो क्या बताता है, वर्क डन बताता है। क्या बताता है? वर्क डन। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर इतना सा ही वर्क डन आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आइसोथर्मल में इतना वर्क डन और इंक्लूड हो जाएगा ये, और आइसोबारिक के लिए इतना वर्क डन और इंक्लूड हो जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो जितना ज्यादा आपके पास ये एरिया होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो ये जो आइसो वाला इतने एरिया को कवर करेगा और आइसोथर्मल वाला इतने एरिया को कवर करेगा, तो कौन सा आपके पास हो जाएगा जरा बोलो, आइसोबारिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एरिया को कवर करेगा। तो वर्क डन आपके पास जो ग्रेटेस्ट होगा वो आइसोबारिक में होगा। फिर उसके बाद किसका होगा जरा बोलो, फिर उसके बाद आइसोथर्मल वाला होगा, आइसोबारिक, हाँ ये यहाँ पे लिख देंगे आइसोबारिक ऐसे करके, आइसोथर्मल लिख देंगे। फिर ग्रेटर देन आपके पास आइसो वर्क डन जो होगा वो आपके पास एडियाबेटिक होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, यह एक्सपेंशन के टाइम पर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक। ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। आपका देखो नेटवर्क इशू है और कुछ नहीं है, यहाँ नेटवर्क एकदम बढ़िया चल रहे हैं,
आपके उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। चलिए रिजॉइन कर लीजिए दोबारा। तो इसका आंसर क्या होगा? आइसोबारिक। आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, ग्रेटेस्ट बोला। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन लिखना। एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस इज compressed to half its initial volume, half of its initial volume by means of several process, by means of several process which of the process result the maximum work done on the gas, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपको दे रखा है आइसोबारिक, ठीक है। दूसरा दे रखा है आइसोकोरिक, तीसरा दे रखा है आइसोथर्मल, और चौथा दे रखा है एडियाबेटिक। अब बताइए चलो देखो, हमने कहा था ये P है, ये V है, ठीक है। हम ये डिफरेंट प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। और कैसे जा रहे हैं? पहले हमारे पास वॉल्यूम आपके पास कुछ था, उसका हाफ में जाना है, ठीक है। पहले आपके पास वॉल्यूम V है, बाद में कितना कर दिया? V/2। जब वॉल्यूम V से V/2 आपके पास जा रहे हैं तो हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। तो कैसे जा सकते हैं? डिफरेंट प्रोसेस हो सकती है। पहला हो सकती है आइसोबारिक प्रोसेस, हो सकती है ये। दूसरा हो सकती है आइसोथर्मल, धीरे धीरे जिसमें बढ़ता है। फिर एकदम आपके पास शार्प जिसमें आता है, ये आपके पास होगा एडियाबेटिक। ये कौन सी प्रोसेस होगी? एडियाबेटिक। ये कौन सी होगी? आइसोथर्मल, जिसमें धीरे धीरे चेंज आएगा प्रेशर और वॉल्यूम में। ये आपके पास क्या होगा जरा बोलो? आइसोथर्मल, ठीक। और ये क्या होगा जरा बोलो? आइसोबारिक। इसमें हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक एरिया इतना आ रहा आइसोबारिक के अंदर, आइसोथर्मल में थोड़ा और बढ़ चुका है, एडियाबेटिक में इतना बढ़ चुका है। तो इस बार जो ऑर्डर होगा ना, वो ऑर्डर आपके पास उल्टा हो जाएगा। जो मैक्सिमम जो हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, वो इस बार किस में आएगा? एडियाबेटिक में आएगा। आपको रटना नहीं है कि वर्क डन, तो क्या आएगा जरा बोलो? आपको यहां से आइडिया लगाना पड़ेगा। दो ही प्रोसेस है, कंप्रेशन आपका और एक्सपेंशन, ध्यान में रखना। इस बार जो एडियाबेटिक में जो वर्क डन है, ये सबसे ज्यादा आएगा। फिर किस में आएगा? आइसोथर्मल में आएगा। फिर उसके बाद किस में आएगा जरा बोलो? फिर वर्क डन आएगा आइसो क्या है? बारिक में, ठीक। तो ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज्यादा वर्क डन हमसे बोला था एडियाबेटिक प्रोसेस में? तो ऑप्शन डी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम वॉल्यूम V से हाफ में जाएंगे ना, तो पहला क्या हो सकता है? कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस व्यक्ति में सीधे सीधे चले गया। मैंने आपके पास वॉल्यूम V से V/2 किया, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम और प्रेशर आपके पास बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज नहीं होते, स्लोली चेंज होते हैं।
इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो स्लोली आपके पास धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा प्रेशर की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें सडन चेंजेस आते हैं एकदम से, लार्ज नंबर आपको लार्ज अमाउंट में चेंज आता है। किसमें? वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर में जो लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज आएगा, तो ग्राफ कैसे भागेगा? ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगी, या आइसोथर्मल हो जाएगा, या आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। अब आइसोबारिक के अंदर इतना सा एरिया आ रहा है, आइसोथर्मल के अंदर इतना एरिया और इंक्लूड हो गया है। और एरिया होता क्या है पीवी डायग्राम में? ये जो एरिया है, ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है जरा बोलो? यही वर्क डन है। पीवी डायग्राम में एरिया अंडर दो जो कर्व आता है, एरिया अंडर पीवी जो डायग्राम आता है, यही हमारा क्या होता है जरा बोलो? वर्क डन होता है, डब्ल्यू वर्क डन। और हमको ये समझ में आता है एरिया कब ज्यादा आ रहा है, कौन सी प्रोसेस में ज्यादा आ रहा है? बोला एडियाबेटिक में ज्यादा आ रहा है। तो एडियाबेटिक में ज्यादा आ रहा है तो इसीलिए हम बोले आपको एडियाबेटिक का सबसे ज्यादा होगा। फिर एरिया किसका ज्यादा आ रहा है जरा बोला? आइसोथर्मल का आ रहा है। और सबसे लीस्ट किसका आ रहा है जरा बोला? आइसोबारिक आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये रटे ना कि आइसोबारिक में मैक्सिमम होता है, ये ना रटे, और ना ही ये रटे कि एडियाबेटिक में मैक्सिमम होता है। आपको ये ध्यान रखना कि प्रोसेस कौन सी चल रही है। फिर समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? बताओ तो जल्दी बताओ। हो गया? चलो फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार्नोट इंजन, a Carnot engine, a Carnot engine has an efficiency of 50%. 50% when its source is at temperature, when its source is at temperature 327 degree Celsius. The temperature of the sink is, the temperature of the sink is, पहला ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 200 डिग्री सेल्सियस, फिर आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस। बताओ तो फिर। आ गया? चलो फिर देखो, एक काम करिए, हमने देखा था एफिशिएंसी कितना देखा था, 1 माइनस आपके पास T2 बाई कितना T1। ये आपके पास किसका टेम्परेचर होता है? सिंक का, पता है ना? सिंक का। और ये किसका होता है? सोर्स का टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऊपर सिंक का आता है, नीचे आपके पास किसका आता है? सोर्स का टेम्परेचर आता है। ये ध्यान में रखना, ऊपर सिंक का, नीचे सोर्स का। इसका ये लो टेम्परेचर होता है, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये ध्यान में रखना। ईटा, ईटा की वैल्यू दे रही है आपके पास 50%। 50% को हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे 1/2। 1 माइनस आपके पास T2, किसकी वैल्यू दे रही है? सोर्स किस पर है? 327। तो T2 को ऐसे रहने दीजिए 327 प्लस कितना? 273। और ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी इसको डायरेक्टली रख के सॉल्व मत करना, गलत आंसर आएगा। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो 1/2 इक्वल कितना आएगा? इसको इस तरफ ले आओ। T2 आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा आपके पास 0, और ये कितना आ जाएगा जरा बोलो? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ। तो T2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 300 केल्विन। ये ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होते हैं जिनको रखा जाता है केल्विन में रखा जाता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं रखा जाता है। ठीक है, कन्वर्ट करोगे। अच्छा, ये केल्विन में आ रहा है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में कुछ है, तो इसमें से माइनस कर दो। आपको 300 केल्विन में से 273 माइनस कर दो, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी है।
कौन सा ऑप्शन? डी। The efficiency of an ideal heat engine, the efficiency of an ideal heat engine, working between freezing point and boiling point, किसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही? वाटर के, ऑफ वाटर इज। पहला ऑप्शन है 26.8, ऑप्शन बी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। सी आपके पास है 12.5%, ऑप्शन डी है 6.25%। चलो बताओ। efficiency of an ideal heat engine बोला, वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा जरा बोलो, और बॉइलिंग पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास एक्ट करेगा T2 की तरह हमारा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सिंक। इसको हम क्या बोलेंगे जरा बोलो? सिंक। और कितनी डिग्री सेल्सियस? 273। 0 डिग्री सेल्सियस क्या हम क्या लिख सकते हैं जरा बोलो इसको? 273 आपके पास क्या? केल्विन। ठीक। बॉइलिंग हमारे पास जो वाटर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा जरा बोलो? सोर्स की तरह। इसका जो टेम्परेचर है कितना जरा बोलो? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 373 आपके पास क्या? केल्विन। ये आ गया। हाई टेम्परेचर एक्ट करेगा आपके पास बॉइलिंग की तरह, ये आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सोर्स की तरह एक्ट करेगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके पास सिंक की तरह एक्ट करेगा। तो एफिशिएंसी यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे 1 माइनस कितना? T2 डिवाइडेड बाई T1, तो ईटा इक्वल कितना आ जाएगा? ईटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस आपके पास कितना? T2। T2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 273, और ये आपके पास कितना? 373। सॉल्व करिए इसको, आपके पास ये आ जाएगा कितना? 373 माइनस का 273 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना? 373, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। 100 डिवाइडेड बाय 373, और 100 डिवाइडेड बाय 373 इसको सॉल्व करना, ये आ रहा होगा 0.268 जैसा आ रहा होगा। और जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 26.8% आ रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, efficiency of Carnot engine can be increased by कैसे इंक्रीज की जा सकती है बोला? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ, एरो देखना, एरो बना रखा है इंक्रीजिंग का, ठीक है, एरो बना रखा, समझाना इंक्रीजिंग को इंडिकेट कर रहा है करके, ठीक है, पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए एरो बना रखा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आपके पास सिंक, ठीक है, एंड सोर्स, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करने से। बाय आपके पास डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आपके पास सिंक एंड सोर्स, ठीक है। तीसरा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आपके पास क्या? सोर्स एंड लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक। डी, टेम्परेचर ऑफ आपके पास क्या? सिंक एंड लोअरिंग एंड लिखना आपके पास क्या? एंड लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स।
ये एरो का मतलब लोअरिंग है, इंक्रीजिंग इसका मतलब। बताओ तो फिर, एरो मतलब इंक्रीजिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये डाउन एरो डिक्रीजिंग को इंडिकेट कर रहा है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज की जा सकती है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा करके। दूसरा ऑप्शन है बाय आपके पास डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। तीसरा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ आपके पास सोर्स। बोलो भाई क्या होना चाहिए? हाँ, ऑप्शन सी होना चाहिए। क्यों? देखो, हमको बता रहे हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी आएगी करके। वन आपके पास जरा देखो, वन इक्वल आपके पास क्या होता है जरा बोलो, वन इक्वल होगा वन माइनस कितना होता है जरा बोलो, T2 बाई T1, अभी हमने देख रखा है। ठीक है, और ये समझ में आता है कि जब ये ध्यान सुना, ये T2 सिंक का टेम्परेचर है, हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आए। ये क्या होगा जरा बोलो, ये आपके पास ये क्या होगा जरा बोलो, ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसकी वैल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर पूरा का पूरा कम का होना चाहिए ना। फिर अगर मैं चाहता हूं कि ईटा की वैल्यू आपके पास ये मैक्सिमम आए, ईटा मैक्सिमम आए, यानी मैक्सिमम वैसे भी कितना हो सकता है ये अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, जब ये T2 की वैल्यू 0 होगी। उसको आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, उसमें हमने आपने ये भी पढ़ा था कि जो सिंक को जो है हम बिना हीट रिजेक्ट किए आपके पास वर्क वो नहीं करा सकते, वर्क डन, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट हो ही जाती है, यानी कि ये T2 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ईटा 1 नहीं हो सकता। तो अगर मेरे को ये मैक्सिमम करना है तो क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपके पास कम से कम होनी चाहिए। कम से कम क्या होगी, इसको मैं कम कर दूं और इसको मैं बढ़ा दूं। इसको मैं क्या कर दूं जरा बोलो, इसको मैं वैल्यू कम कर दूं और इसको मैं बढ़ा दूं, तो ये और कम आ जाएगा, और ये डिवाइड होकर कम आएगा तो ईटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी। ये समझ में आता है? तो क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या जरा बोलो ये है, और बाय लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक, इसका टेम्परेचर घटा दो, ये तो फैक्टर आपके पास, ये ओवरऑल फैक्टर कैसा आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो ईटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो सी लिखा था ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्नोट इंजन ए एंड बी, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, आर ऑपरेटेड इन सीरीज, आर ऑपरेटेड इन सीरीज, ऑपरेटेड इन सीरीज, सीरीज ए रिसीव heat from the source, from the source at temperature T1 and reject the heat and reject the heat at, take a heat to the sink, to sink at temperature T. The second engine B, the second engine B receive the heat at temperature T, receive the heat at temperature T and reject to sink at temperature T2. For what value of T, for what value of T, the efficiency of both the engine equal. The efficiency of both the engine इक्वल। टी की किस वैल्यू के लिए दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है,
फटाफट एक बार लिख लो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं फटाफट। चलो, दो कार्नोट इंजन कह रहा है ए और बी ऑपरेटेड इन सीरीज, बोला एक के बाद एक, सीरीज मतलब एक के बाद एक। हाँ, फिर क्या कह रहा है, इंजन आपके पास ए रिसीव हीट अप फ्रॉम सोर्स बोला एट टेम्परेचर टी एंड रिजेक्ट हीट बोला किसको, सिंक को, किस टेम्परेचर पर जरा बोलो, टी पर। द सेकेंड इंजन आपके पास बी रिसीव द हीट बोला एट टेम्परेचर टी, मतलब पहले का जो सिंक से हीट आपके पास दूसरे ने एब्जॉर्ब करी, पहले का जो सिंक है जो टी टेम्परेचर पर है, इससे हीट किसने ली, बी ये वाले इंजन है, क्योंकि सीरीज में एक के बाद एक है, तो पहले का जो सिंक होगा वो दूसरे वाले के लिए सोर्स की तरह काम करेगा। फिर बोला एंड द रिजेक्टेड टू हीट बोला एट टेम्परेचर टी टू बोला, फॉर वेट वैल्यू ऑफ आपके पास टी बोला द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द इंजन इक्वल बोला। ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ और सॉल्यूशन भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। सुना, पहला ऑप्शन है T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई टी, अच्छा बाई टू। दूसरा ऑप्शन है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टू। तीसरा ऑप्शन है T1 इंटू T2। चौथा ऑप्शन है T1 इंटू T2 ऑफ रूट। चार ऑप्शन है, ठीक है। अब सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, आपको पूरा कहानी बता देता हूं। ये पहले वाले का, ये आपके पास सोर्स है, टेम्परेचर टी पर है, ये इंजन ए है, ठीक है। इसने यहां से हीट आपके पास कुछ ली होगी, समझ में आता है, लेकिन बाकी आपके पास कुछ वर्क डन करेगा, बाकी आपके पास हीट कहां को रिजेक्ट कर देगा, जरा बोलो, ये सिंक को। समझ में आता नहीं आता है। इसका जो सिंक है वो आपके पास टी टेम्परेचर पर है, जो दूसरे वाले इंजन के लिए किसका काम कर रहा है, जरा बोलो, सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो यहां से Q2 हीट अगर आएगी तो Q2 हीट आपके पास इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये वर्क डन कुछ करेगा, ये भी वर्क डन कुछ करेगा, ये भी कुछ वर्क डन करेगा, बाकी रिजेक्टेड हीट किसको दे देगा, जरा बोलो, ये भी सिंक को। और इसका टेम्परेचर कितना बोल रखा है, जरा बोलो, T2 ये बोल रखा है। अब यहां पर कुछ जाएगी हीट Q3 जो भी जाएगी, आपसे क्या बोला ना, वर्क डन सेम है तो आपके पास क्या, अच्छा इफिशियंसी, वर्क डन इफिशियंसी का सेम है, तो T1 और T2 में रिलेशन बताइए बोला। तो पहले वाले की मैं अगर इफिशियंसी अगर देखूं, पहले वाले इंजन की अगर मैं ए वाले की अगर इफिशियंसी देखूं, कितना आएगा जरा बोलो, 1 माइनस कितना आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ आपके पास सिंक माइनस टेम्परेचर ऑफ क्या आएगा, जरा बोलो, सोर्स, टी बाई टी। दूसरे वाली की अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ये आ जाएगा 1 माइनस आपके पास टेम्परेचर ऑफ आपके पास क्या, सिंक, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो टी आपके पास कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ये आ जाएगा ईटा ए इक्वल टू आपके पास ईटा बी, तो 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 T2 आएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 T2 ऑफ रूट, T1 T2 ऑफ रूट आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, जरा बोलो, ऑप्शन डी, बिल्कुल स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। अच्छा एक और बात बताओ, फिर अगर मैं वर्क डन अगर सेम कर दूं तब इस ये टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, अब बताओ। वर्क डन अगर मैं अगर सेम कर दूं, इसका और इसका वर्क डन अगर सेम कर दूं, तब आपका टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ। इफिशियंसी सेम है तो वर्क डन ये आता है, मतलब ये टेम्परेचर ये आता है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका और इसका वर्क डन सेम है, चलो मैं कह रहा हूं कि इसका और इसका वर्क डन अगर सेम हो जाए तो इफिशियंसी क्या आती है, ट्राई करोगे खुद, इसका वर्क डन निकालना, इसका वर्क डन निकालना, दोनों को इक्वेट करना, वहां से रिलेशन बनाना क्या आता है करके, बीच में एक आइडियल आपको हीट इंजन वाली इक्वेशन भी यूज करनी पड़ेगी। Q2 बाई Q1 नहीं यार, ये नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं वर्क इसका और इसका अगर वर्क डन अगर सेम हो जाए तो ये टेम्परेचर क्या आएगा, जैसे अभी इफिशियंसी सेम है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, T1 T2 आई है। करोगे ट्राई, खुद ट्राई करोगे, ग्रुप में भेज देना, नहीं तो मैं कह रहा हूं वर्क डन W1 और W2 अगर सेम हो जाए, W1 और W2 अगर सेम हो जाए देन टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी। चलो मैं इसी में एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, ये तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसी में एक
क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मैं ही करा दूं। इफ लिखो वर्क डन ऑफ बोथ द इंजन इज सेम, देन क्या लिखा, इफ वर्क सेम देन टेम्परेचर टी। पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है, ध्यान में रखना। मैं किसी के दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि अचानक ये क्या करने लग गए करके, क्वेश्चन पूरा सेम है। पहले वाले में एफिशिएंसी बोला था, दूसरे वाले में वर्क डन बोला, वर्क डन का सेम हो जाए, दोनों का आउटपुट वर्क डन सेम हो जाए। देन आपको टेम्परेचर टी की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन भी यही है। चलो ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करिए। चलो जो एग्जामिनर होता है वो ऑप्शन इस तरीके से बनाता है ताकि आपको दो अगर आंसर पता हो तो उसमें टिक मार दो करके आप। चलो अच्छा एक बात बताओ, चलो उससे उससे भी पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, वो मैं करा रहा हूं, उसको मैं करा रहा हूं। मुझे एक और बात बता दो, वैसे इस पूरे हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या आएगी? इस पूरे कलेक्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी क्या आएगी वैसे, बता सकते हो? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा? इस पूरे कलेक्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी क्या आएगी? एफिशिएंसी 40। वर्क डन अगर, चलो ठीक है अभी बताता हूं तेरे को, सुना। एफिशिएंसी आती है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आपसे एफिशिएंसी बोला जाता, मैं कुछ और बता रहा हूं, ध्यान सुनना। एफिशिएंसी अगर आपसे बोला जाता है तो आप एफिशिएंसी इसकी यही लिखते हैं, फाइनल सिंक का टेम्परेचर और इनिशियल सोर्स का टेम्परेचर। भले ही आप 1000 आपके पास इंजन एक के बाद एक अप्लाई कर दें, सुनना, भले आप 1000 इंजन लगा दें, लेकिन फाइनल जो एफिशिएंसी होती है इनिशियल वाले सोर्स का टेम्परेचर और फाइनल वाले सिंक का टेम्परेचर का रेशियो। सब कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं करके? जैसे अगर मैं आपसे एफिशिएंसी बोलूं तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इसकी आती है 1 आपका, ये आती है 1 माइनस कितना आएगा, T2 बाई T1, यही आती, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एफिशिएंसी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, बीच वाली स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, ये ध्यान में रखना, चाहे बीच में कितने इंजन हो। अब आती है बात किस पर, ये लिख लेना अपने उसमें। अब बात आती है वर्क डन में, वो करा देता हूं, आप कह रहे हो करा दो करके, चलो करा ही देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो आपसे क्या कह रहा है, वर्क डन ना, वर्क डन अच्छा कैसे इसे, इसकी एफिशिएंसी डिफाइन कर दें, ईटा 1 वर्क डन के फॉर्म में। पहले वाले की एफिशिएंसी क्या होती है जरा बोलो? एफिशिएंसी होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब, होती नहीं होती है? तो यहां से वर्क डन जब मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ईटा 1 इंटू कितना आ जाएगा, Q1 आएगा। पहले वाले के लिए तो यही आएगा। दूसरे वाले के लिए क्या आएगा जरा बोलो? इसी तरीके से ये आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए क्या लिखूंगा, दूसरे वाले इंजन के लिए ईटा 2 जब मैं लिखूंगा तो वर्क डन दूसरे वाला W2 और हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रही है जरा, कितना कर रहा है जरा बोलो? ये कर रहा Q2, हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है जरा बोलो? ये Q2। समझ में आई बात? ये कर रहा ना Q2, ये इसकी इसका वर्क डन, इसकी हीट एब्जॉर्ब। अच्छा अब W2 कितना आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा आपके पास कितना, यह आ जाएगा ईटा 2 इंटू आपके पास Q2। अब वर्क डन दोनों सेम है बोला, इक्वेशन ये इक्वेशन आपके पास 2 है। ठीक है, डायरेक्टली आपको मतलब डेटा वाइज याद होने चाहिए, ये वहां पर सॉल्व वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप दोनों को सेम करोगे ना, N1 इंटू ईटा इंटू Q1 इक्वल आपके पास कितना आएगा जरा बोलो? ईटा 2 इंटू आपके पास Q2। ठीक है, अब ईटा की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो? इसकी एफिशिएंसी, इसकी टेम्परेचर के फॉर्म 1 माइनस कितना आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी जरा बोलो? ये आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ आपके पास सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ आपके पास कितना आएगा जरा बोलो? ये आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंटू Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईटा 2। ये आ जाएगा 1 माइनस इसकी, ये कितना आएगा, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और टेम्परेचर ऑफ कितना आ जाएगा जरा बोलो? इसका सोर्स इंटू कितना आ जाएगा, Q2। ये तो ऐसे ही आएगा। फिर क्या आएगा, 1 माइनस अगर मैं T1 बाय अगर T1 लिखूं, Q1 बाय मैं क्या लिख सकता हूं जरा बोलो? Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा, T2 बाई T। ठीक, अब Q1 बाई Q2 क्या होगा जरा समझना। Q1 बाई Q1 यहां से हीट ली और इसको हीट रिजेक्ट करी। हमने पढ़ा था कि आइडियल हीट इंजनों के लिए अगर Q1 बाई Q2 है तो उसको किसके इक्वल लिखा जाता है, T1 बाई, किसके इक्वल लिखा जा सकता है, T1। जरा देखो किस हीट टेम्परेचर पर, T1 पर,
और किस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करी जा रहा है बोलो T, तो T लिखेंगे इस बार, T2 नहीं, हाँ ये ध्यान में रखना, T पर रिजेक्ट कर रखी इसने। तो Q1 बाई Q2 जो होगा वो आपके पास इसका टेम्परेचर, इसकी हीट, और दूसरा इसमें हीट जो रिजेक्ट हुई और इसका जो टेम्परेचर है T, इसकी वैल्यू जैसे आप यहां रखोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस कितना T बाई आपके पास T1, और इसकी वैल्यू आई T1 बाई आपके पास T इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस कितना T2 बाई आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो T। अंदर सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा T1 बाई T जो आएगा कितना आ जाएगा जरा बोलो, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस आपके पास T2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास T। ठीक है, अब इधर आ जाओ थोड़ी देर, इसको इस तरफ ले आओ, किसको, ये इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, T1 बाई T इक्वल टू प्लस कितना आ गया T2 बाई कितना आ गया जरा बोलो T इक्वल टू कितना आ गया -1 और इधर 1 है तो कितना आ जाएगा 2। तो मुझे क्या निकालना, T निकालना ना, T इक्वल टू कितना आ जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जरा बोलो 2। ठीक है, तो क्या आ रहा है जरा बोलो, ऑप्शन ए आएगा, जो वही ऑप्शन लिखा था। फिर से मैं, ये कुछ समझ में आया नहीं आया बताओ तो, T1 प्लस T2 बाई 2 बिल्कुल सही। ये कुछ समझ में आया नहीं आया बताओ तो, मैं क्या कह रहा हूं करके, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब मैं एक बात बताता हूं, उसको ध्यान में रखना, सुनना, मतलब ये मैथ्स नहीं भी आएगी चलेगा यार, इतना कुछ नहीं करना, सुनना। अब क्या ध्यान में रखना है, अगर दो इंजन है ए और बी, अगर बीच वाले का टेम्परेचर निकालना है और इनकी इफिशियंसी अगर सेम है, इसकी और इसकी इफिशियंसी अगर सेम है, तो ये ध्यान में रखना है इफिशियंसी का सेम है तो इसका जो टेम्परेचर होता है T इक्वल टू रूट T1 T2 होता है, इफिशियंसी सेम होने पर। वर्क डन सेम होने पर, वर्क डन अगर सेम होता है, ये वर्क डन W1 इक्वल टू W2, वर्क डन अगर सेम होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है आपको T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द टेम्परेचर। क्या ये बात ध्यान में रखी, वर्क डन सेम होने पर टेम्परेचर जो बीच का होगा, जैसे आपको एक बार क्वेश्चन क्या है ना बताता हूं आपको, क्वेश्चन क्या है, इसका दिया है 400 टेम्परेचर, इसका इसका दिया 400, इसका दिया, इसका दिया 600, इसका दिया 400, इसका दिया आपके पास कितना जरा बोलो, इसका दिया आपके पास टेम्परेचर 600, इसका दिया 400, बोलेगा टेम्परेचर बीच वाले का जब वर्क डन सेम है तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 खत्म। अगर वर्क डन का सेम है तो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, तो एकदम आपका प्रॉब्लम तुरंत क्या हो जाएगी जरा बोलो, सॉल्व हो जाएगी। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई इसको इरेज कर दें, ये ध्यान में रखना, ये बातें लिख लेना। और दूसरा एक और बात मैंने बताई, मैंने क्या कहा कि जो इफिशियंसी होती है, हटा दो इसको, जो इफिशियंसी होती है किस बात पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर, किसके, सिंक और सोर्स के बीच वाले टेम्परेचर को नहीं लिखना होता है। ये समझ में नहीं आई, इसके अगर मैं पूरे सिस्टम की अगर इफिशियंसी लिखूं, पूरे सिस्टम की इफिशियंसी अगर मैं लिखूं तो इसको लिखना होता है 1 माइनस इनिशियल में आपके पास जो सोर्स था, ठीक है, ये इनिशियल में आपके पास जो आपके पास सोर्स सिंक रहा था मतलब, ठीक है, ये इनिशियल में, ये जो फाइनल सिंक है और जो इनिशियल में आपके पास जो सोर्स रहा था, इन दोनों का रेशियो, फाइनल आपके पास ये ध्यान में रखना, फाइनल का आएगा सिंक, फाइनल सिंक इनिशियल सोर्स, बस खत्म। पूरे सिस्टम की, पूरे जितने आप 1000 लगाओ 10,000 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंबाइंड इफिशियंसी, कंबाइंड इफिशियंसी होती 1 माइनस T2 फाइनल T1 इनिशियल, खत्म, हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन VT diagram, what is the relation between P1 and P2? What is the relation between P1 and P2? ऑप्शन ए है आपके पास P2 is greater than P1, ऑप्शन बी है P2 is less than P1, ऑप्शन सी है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ऑप्शन डी है P2 इक्वल टू P1, और आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके से T, अच्छा V और T,
ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। शायद मैंने कराए भी होंगे, हो सकता है ऐसे इस टाइप के। चलो फिर बताओ तो फिर क्या आएगा। अच्छा, कौन सी प्रोसेस है? वीटी लाइन, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कौन सी प्रोसेस है? वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो आपको पता है जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस ना। V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P कांस्टेंट, P क्या जरा बोलो? कांस्टेंट। ये दो डिफरेंट आपके पास प्रोसेस के अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब सुनना, तो हमें इक्वेशन पता होती है PV इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू आपके पास NR बाई P इक्वल टू T। तो VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी कि Y इक्वल टू आपके पास M इंटू एक्स, और M क्या आ रहा है जरा बोलो? M की वैल्यू आ रही है NR बाई आपके पास P, और यही आपके पास क्या होगा जरा बोलो? टेन थीटा, जिसको हम बोलेंगे स्लोप, ठीक। और ये जो एंगल थीटा, ये प्रेशर के क्या है जरा बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे जरा बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, मतलब थीटा जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो ये समझ में आता है P2 आपके पास इज लेस देन P1। क्यों? क्योंकि हमने देखा टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करेंगे कल इवनिंग में।